हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जेकेपी कांस्टेबल कोर्स, वो कंप्लीट हुआ और उसके बाद आज आपका फुल मॉक टेस्ट जो होगा वो आपसे लिया जाएगा। और जितने भी बच्चे होंगे इस मॉक टेस्ट को जब अटेम्प्ट करने जाएंगे, सबसे पहले जो चीज़ आपको माइंड में रखनी है, कोई चलता होगा गाड़ी में बैठा होगा, मॉक टेस्ट नहीं देना, बिल्कुल एक सेपरेट रूम में जाना, लॉक करना रूम को और उसके बाद इसे अटेम्प्ट करना, पेन कॉपी अपने साथ रखना, फिर अटेम्प्ट करके अपना स्कोर जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। बाद में इसका हम कट ऑफ भी डिसाइड करेंगे। अगर ऐसा पेपर आएगा तो आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है इसका। जितने भी बच्चे इसको अटेम्प्ट करने जाएं वो सबसे पहले इस तरह से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें, इस मॉक को, जैसे आप रियल एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं। तो उससे अपनी तैयारी का आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। स्टार्ट करते हैं आज का जो मॉक टेस्ट रहेगा बिना टाइम वेस्ट किए। और उससे पहले जो भी इस चैनल पे नया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसकी पीडीएफ बाद में हम अपने पेड ग्रुप जो हमारा चल रहा है वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप व्हाट्सएप नीचे नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। जो आज का मॉक टेस्ट रहने वाला है, 120 मिनट्स रहेंगे आपको इस मॉक टेस्ट में। और उसके बाद 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इसको अटेम्प्ट करने के लिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना टाइम भी नोट करना और साथ साथ जहाँ पे लगे आप पॉज करके इस चीज़ को अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का, फर्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, शी डाइडश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क। यहाँ पे कौन से फॉर्म ऑफ टेंस लगेगी? टेक्स, टेकिंग, हैज टेकन, टुक। एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दूंगा, जस्ट आंसर्स। फर्स्ट का आंसर रहेगा शी टेक्स। तो यहाँ पे रहेगा टेक्स। ये क्यों आएगा? मैंने टेंसेस सारे कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रंस डाइडश, चिल्ड्रन डाइडश ऑनलाइन फॉर मोर देन ईयर और नो। स्टडी और स्टडिंग, हैव बीन स्टडिंग या स्टडीड। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये सारे टेंसेस में ये चीज़ें कवर्ड हैं। चिल्ड्रंस, सेकंड का रहेगा आंसर सी पार्ट, यानी चिल्ड्रंस हैव बीन स्टडिंग। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस टेंस का यूज किया गया है। चिल्ड्रंस हैव बीन स्टडिंग ऑनलाइन फॉर मोर देन ईयर। नो क्यों आता है? ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंग्लिश का, दे डाइडज द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। दे हैव बीन बिल्डिंग, आर बिल्डिंग, विल बी बिल्डिंग, हैव बीन, सॉरी, हैज बीन बिल्डिंग। तो कौन सा आएगा यहाँ पे आपका? चार ऑप्शंस में से इसका आंसर। थर्ड का रहेगा दे हैव बीन बिल्डिंग ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। क्यों लगा? सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। शी इज डाइडश मोस्ट diligent employee and will recommend her name for the promotion. द आएगा यहाँ पे आर्टिकल एंड नो आर्टिकल। फोर्थ का क्या आंसर रहेगा? शी इज द मोस्ट आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा? आर्टिकल सारे मैंने कवर किए, आपको समझ आ जानी चाहिए यहाँ पे द क्यों यूज्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर डैश डैश आवर। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? नो आर्टिकल आएगा, एन या द। फिफ्थ का आंसर रहेगा सी पार्ट, एन आवर आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वॉवल साउंड है, आवर, इट्स वॉवल साउंड, आ की आवाज निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज डाइडश पेन दैट आई हैव बॉट यस्टरडे। आपको पता होगा यहाँ क्या लगेगा? नो आर्टिकल, एन या द। सिक्स का रहेगा द। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पेन है, ये तो एक आम सा पेन नहीं है, वो पेन जो मैंने कल लाया, दैट मीन्स बिकम ए पर्टिकुलर। यहाँ पे आप द का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेवंथ वन, डायरेक्शंस in these sections each of the following sentence has a blank space and each sentence is followed by a
4 ऑप्शंस, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सही ऑप्शन लगाना है, कौन सा यहाँ लगेगा. मोस्ट पीपल लाइक क्रिकेट बट डाइजेस्ट माई ओपिनियन इट इज टू चॉटिक. सो क्या आएगा आपके पास, कौन सा यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगा. सो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक क्रिकेट बट डाइजेस्ट बाय विद माई ओपिनियन आएगा, ऑफ, इन और मोर देन ऑफ द अबव आएगा यहाँ पे. सो सेवंथ का ये आंसर रहेगा यहाँ पे बी पार्ट, इन माई ओपिनियन इट्स टू चॉटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th वन आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का यूज करना है. डू यू नो द रीजन डाइजेस्ट हिज एब्सेंस. डू यू नो द रीजंस ऑन हिज एब्सेंस, फॉर हिज एब्सेंस, ऑफ हिज एब्सेंस, नन ऑफ दीज. सो 8th का क्या रहेगा आपके पास आंसर, सी पार्ट. सो आंसर रहेगा हमारे पास सी पार्ट, दैट इज फॉर हिज एब्सेंस. ठीक है ना. डू यू नो द रीजन फॉर हिज एब्सेंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे हमारे पास है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड. आपको साइनोनिम्स बताना है. साइनोनिम्स क्या हुआ, सेम मीनिंग. कंफ्यूजन का सेम मीनिंग क्या आएगा, मतलब सेम. इंटरप्रिडिटी, स्टैग्नेशन, पैरासल, कमोशन. सो 4 ऑप्शन है आपके सामने. सो 9th का जो आंसर रहेगा वो दैट इज डी पार्ट, कमोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंग्लिश से, यहाँ पे आपको एंटोनिम्स बताना है. एंटोनिम्स का मतलब है ऑपोजिट बताना है, जिद बतानी है उर्दू में. टेनेशियस मतलब क्या हुआ, persistent, relentless, steadfast, yielding. सो 10th का आंसर रहेगा आपके पास टेनेशियस हुआ, यील्डिंग. टेनेशियस का अपोजिट क्या आएगा, यील्डिंग. कुछ यील्ड होना, जहां से आपको कुछ मिले, टेनेशियस ना मिले. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, डायरेक्शंस, कंप्लीट द इडियम्स प्रोवर्ब्स यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको यहाँ पे प्रोवर्ब का यूज करना है. द पुलिस सेड दैट देयर इंक्वायरीज हैड अनफॉर्चुनेटली केम टू ए dash एंड. इट्स अ डेड एंड, क्लोज्ड एंड, लॉन्ग एंड और शॉर्ट एंड. आपको यहाँ पे प्रोवर्ब्स या इडियम का इस्तेमाल करना है. आपके सिलेबस में मेंशन था. सो 11th का आंसर रहेगा इट्स डेड एंड. मतलब पुलिस ने इंक्वायरी स्टार्ट की बट अनफॉर्चुनेटली डाइडश एंड, वहां पे कुछ नहीं उनको मिला. इट्स डेड एंड. सो नेक्स्ट 12th वन, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है आपको इस इडियम की. इडियम कौन सा आपके पास, एट वंस एल्बो. इसका मतलब क्या होता है, इडियम्स आपको याद रखने हैं. सो इसका मतलब है नेक्स्ट टू समवन, फॉर अवे, स्ट्रॉन्ग ग्रिप, स्ट्रॉन्ग बाउंड. सो 12th का आंसर रहेगा आपके पास ए पार्ट, नेक्स्ट टू समवन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है. एक इडियम आपके पास नीचे दिया है, ए ग्रीन हॉर्न. इसका मतलब क्या होता है ग्रीन हॉर्न का, इट्स ए इडियम, अनएजुकेटेड पर्सन, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, क्लेवर पर्सन, स्किल्ड पर्सन. सो 13th का आंसर रहेगा बी पार्ट. इसका मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिस बंदे के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसको इडियम यूज करते हैं, ग्रीन हॉर्न. सो 14th क्वेश्चन आपका इंग्लिश से, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट. होमोफोन्स का यूज करना. होमोफोन्स का मतलब हो गया कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं बट साउंड उनकी सेम होती है. तो यहाँ पे एग्जैक्ट कौन सा लगेगा. इन द डेंस फॉरेस्ट मदर Dash and her cub roam freely, enjoying the tranquility of their natural habitat. In the dense forest, a mother Dash and her cub. तो यहाँ पे क्या आएगा, ए मदर, कौन सा बेयर आएगा, BARE, BEER, BEAR, BER. सो 14 का जो आंसर रहेगा दैट इज सी पार्ट, बेयर. ये कौन सा बेयर होता है, जो जंगल में जैसे बालू बोलते हैं ना, तो वही है ए मदर बेयर. मतलब उसमें फीमेल बालू जो होती है और उसके कब्स जो होते हैं वो फ्रीली वहां पे घूम रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स आल्सो फ्रॉम द होमोफोन से ये भी क्वेश्चन है. द डॉग टुक ए डाइजेस्ट ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज डाइजेस्ट टू इंडिकेट दैट ही वाज टायर्ड. सो आपके पास 4 ऑप्शन हैं. सो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा. द डॉग टुक डाइजेस्ट ड्यूरिंग ए वॉक.
उसने वहां पे क्या किया, टू कीप। सो कौन सा पॉज आएगा यहाँ पे, रुक गया ड्यूरिंग द वॉक, एंड लिफ्टेड हिज, और अपने क्या चीज उठाए, पॉज। सो मतलब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 15 है, इसका आंसर हमारे पास आएगा डी पार्ट। सो आएगा ये वाला आंसर। पॉज का मतलब है रुक जाना ड्यूरिंग वॉक, एंड लिफ्टेड हिज पॉज, अपने आगे से पॉज उसने उठाई टू इंडिकेट कि मैं थका हुआ हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स फ्रॉम द पंक्चुएशन से आपको क्वेश्चन है 16, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट कोटेशंस मार्क। आपको कोटेशन मार्क सही बताना है, इनमें से कौन सा चार में से सही सेंटेंस कौन सा है। पंक्चुएशन आपके सिलेबस में क्वेश्चन है, मेंशन्ड है ये टॉपिक। शी सैड आई कॉन्ट कम टुडे, शी सैड आई कॉन्ट कम टुडे, सेम चारों सेंटेंसेस है बट कामाज को अलग अलग जगह इस्तेमाल किया गया है, सही कौन सा रहेगा इनमें से। सो 16 का आपका आंसर रहेगा ए पार्ट करेक्ट। क्यों, यहाँ पे शी सैड, फिर उसके बाद कमाज स्टार्ट हुए, आई कॉन्ट कम टुडे, फिर कमाज इनक्लोज हुए वहाँ पे। सो ये करेक्ट रहेगा, और ये यहाँ पे गलत था, ये भी सेम वैसा ही है लेकिन यहाँ पे कामा यूज़ नहीं था, तो ये गलत आएगा। ये तो पहले ही से गलत है, यहाँ पे एक कामाज ही गलत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 17, विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। हम कौन सा सही सेंटेंस है, पंक्चुएटेड मतलब पंक्चुएशंस के हिसाब से करेक्ट है वो। 17 का जो आंसर रहेगा वो चार में से आप देख लो, चार ऑप्शन है आपके सामने। सो 17 का आंसर रहेगा ए पार्ट। माई फेवरेट कलर और ब्लू ग्रीन रेड, ब्लू के बाद कामा, ग्रीन एंड रेड। सो ये गलत है। क्यों, यहाँ पे ये इसने इस्तेमाल किया, ये इस वजह से गलत, ये भी गलत, और यहाँ पे कामाज इस्तेमाल ही नहीं है, तो ये गलत है। जो हमारे पास ए पार्ट है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट अ रिलेटेड वर्ड्स पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट्स। आपको एनालॉगी से क्वेश्चन, आपका इंग्लिश में एनालॉगी वहाँ पे टॉपिक मेंशन है। ट्यूबरक्लोसिस लंग्स, यानी ट्यूबरक्लोसिस जो है ये लंग्स से रिलेटेड है, टाइफाइड किससे रिलेटेड है, मतलब चारों ऑप्शंस में से आप देख लो, फिर मैं आंसर बताता हूँ और क्यों। सो 18 का आंसर रहेगा बी पार्ट। क्यों, देखो ट्यूबरक्लोसिस जो है किसकी बीमारी है, लंग्स की। टाइफाइड किसकी बीमारी है, इंटेस्टाइन आंतड़ियों की, दैट इज बी पार्ट। सो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट्स इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू, एनालॉगी से क्वेश्चन आपके इंग्लिश में। सो आप जैसा कि डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट करता है, तो लॉयर जो होता है वो कस्टमर को, एक्यूज्ड, मैजिस्ट्रेट, क्लाइंट। सो 19th का आंसर आपके पास डी पार्ट रहेगा, क्लाइंट को। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे डायरेक्शंस क्या है, मैच द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट पेयर ऑफ ई स्पीच एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन आंसर शीट अकॉर्डिंगली। आप देखो देखो सेंटेंस क्या आपके पास, इट वॉज ही हु अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन। सो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इट वॉज ही हु अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग। आपको बताना है, सॉरी यहाँ पे था अंडरलाइन, हु को अंडरलाइन करके था। इट वॉज ही हु अराइव्ड फर्स्ट इन द मीटिंग, दैट मीन्स आपको बताना है जो हु है यहाँ पे वो क्या यूज किया गया है, जो हु हमारे पास है वो क्या यूज किया गया है। ये प्रोनाउन है, इट्स ए वर्ब, इट्स एडजेक्टिव, इज प्रीपोजिशन। सो 20 का आंसर रहेगा इट्स प्रोनाउन, ठीक है ना। ही, यहाँ पे ही बताना है आपको कि क्या यूज किया गया है, ही। तो इट वॉज ही, क्योंकि याद ना हु नहीं है, सॉरी यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे ही को अंडरलाइन किया और आपको बताना है इस सेंटेंस के अंदर ही जो है वो प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या प्रीपोजिशन है। ये हमारे पास प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की यह यूज़ किया होगा, मे बी ही कोई हो सकता है, राहुल हो सकता है, उसकी जगह मैंने ही यूज़ किया, तो ही आपको बताना था ये प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन है। सो इट्स ए प्रोनाउन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे,
हेल्पेज इंडिया इज a Danish NGO that provides a lift to the elderly peoples. आपको बताना है कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ पे, एंड द नो आर्टिकल. सो 21 का जो आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, एन. क्यों? हेल्प एज इंडिया इज एन एनजीओ. एनजीओ यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन देखो, यहाँ पे ववल साउंड निकलती है, एनजीओ आ की आवाज़ निकलती है, तो यहाँ पे आप एन का इस्तेमाल कर सकती हो और एब्रिवेशंस के साथ, ठीक है ना. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लास इन द गिवन सेंटेंस. आपको नीचे सेंटेंस दिया गया है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें क्लास जो है वो एडवर्ब है. सो 22 का देखो सेंटेंस क्या है, द मूवी विल स्टार्ट आफ्टर ऑल द सीट गेट फिल्ड. मूवी तब स्टार्ट होगी जब सारी सीट्स जो होंगी भर जाएंगी. द मूवी विल स्टार्ट, क्या ये एडवर्ब है? ऑल द सीट्स गेट फिल्ड ये है. स्टार्ट आफ्टर ऑल द सीट्स गेट फिल्ड या आफ्टर ऑल द सीट्स गेट फिल्ड. सो आपके पास 4 ऑप्शन हैं. सो 22 का आंसर रहेगा डी पार्ट जो होगा वो हमारे पास आफ्टर ऑल द सीट्स गेट फिल्ड ये एडवर्ब है. क्यों? द मूवी आपके पास क्या है? नाउन है. विल स्टार्ट आपके पास वर्ब है और ये आपके पास एडवर्ब है. ये क्या आपके पास? एडवर्ब है. तो याद रखना है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा है एडवर्ब. वो होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा. सो आपके पास जो है ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया ना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया कि आफ्टर ऑल द सीट गेट फिल्ड. ये कोई डिपेंड है ना, ये दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है वो इस पे डिपेंडेंट है. सो ये चीज़ याद कर लेना कि यहाँ पे पूछा गया है कि एडवर्ब क्लॉज कौन सा है. सो वो रहेगा डी पार्ट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, द पेन आई जस्ट 5 years ago इज स्टिल राइटिंग वेल. तो आपको क्या सा यहाँ पे फॉर्म ऑफ सेंटेंस लगेगी, फॉर्म ऑफ टेंस लगेगी. सो 23 का आंसर रहेगा बी पार्ट. क्यों? सिंपल पास्ट लगाना है. यहाँ पे बोलता है 5 साल पहले की बात है, मैंने वो पेन लाया था और अभी भी लिख रहा है वो. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द मॉर्निंग आई गो फॉर डैश द वॉक. कौन सा आर्टिकल लगेगा? आई गो फॉर द वॉक, एन वॉक, अ वॉक, नो आर्टिकल. सॉरी मो आर्टिकल नहीं, यहाँ पे नो आर्टिकल है. सो 24 का जो आंसर रहेगा दैट इज सी पार्ट, अ वॉक. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, लास्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. आपके पास एक वर्ड दिया गया है एंटीसीडेंट, इसका सिनोनिम्स बताना है, मतलब सेम. एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? उर्दू में क्या मतलब होता है? पीछे. सो क्या आएगा यहाँ पे? अर्लियर. सो ये पार्ट आएगा 25 का. सो हमारा सेक्शन इंग्लिश 25 मार्क्स का कंप्लीट हुआ और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके जीकेपी कांस्टेबल एग्जाम में. अब नेक्स्ट जो आएगा आपके पास दैट इज जनरल नॉलेज 25 मार्क्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जीके से पूछा गया है 26 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिलो इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क. सार्क का कौन सा मेंबर नहीं है? सार्क टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है, तो ट्रिक भी बताइए कैसे याद कर सकती हो. 8 के 8 कंट्रीज. सार्क का मेंबर कौन नहीं है? इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मोर देन ऑफ द अबव. सो आंसर 26 का जो रहेगा दैट इज सी पार्ट, ब्राज़ील जो है इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके से, विच गैस इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश अ फायर. आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आप देखते हो किसी सोमो के अंदर, गाड़ी के अंदर भी वो बोतल जैसी लगी होती है ड्राइवर के पास, उसमें होती है वो गैस. किसी भी जगह पे बुझाने के लिए आग को कौन सी गैस यूज़ करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन. सो 27 का आंसर रहेगा बी पार्ट, सॉरी सी पार्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट, हु इज़ द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज 2024 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर के फील्ड में 2026 में किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया? 4 ऑप्शन से, निहॉन डैनके, हैंग कैंग, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन. सो आपके पास 4 ऑप्शन हैं. सो 28 का आंसर रहेगा बी पार्ट, दैट इज हैंग कैंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, फेमस लखनऊ पैक्ट जो आपके पास वो साइंड हुआ था 2 पर्सनालिटीज़ के बीच में एट दैट टाइम. 1916 में ये पैक्ट साइन हुआ. महात्मा गांधी, आगा खान, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना. महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में, बाल गंगाधर तिलक, आगा खान के बीच में. सो 29 का जो आंसर रहेगा दैट इज़
बी पार्ट वो आपको उस टाइम बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। हिस्ट्री सारी मैंने कवर की अच्छे से, 6-7 वीडियो जिसने देखा होगा उसको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच ऑन द साउथ पोल? सो ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट इन द वर्ल्ड में से है। तो पहला पर्सन जो साउथ पोल पे गया, रोल्ड एमंडसन, रॉबर्ट फैल्कॉन स्कॉट, फेडरिक कुक, रॉबर्ट ई पैरे। सो 30th का आंसर रहेगा ए पार्ट, रोल्ड एमंडसन जो थे वो पहली बार साउथ पोल पे पहुंचे अर्थ के। सो 31st क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन अवॉर्डी ऑफ भारत रत्ना? यानी हिंदुस्तान से पहली वुमेन जिसको भारत रत्ना से नवाजा किया, भारत रत्ना दिया गया, वो कौन सी औरत थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिमा पुरी, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज। सो 31st का आंसर रहेगा बी पार्ट, इंदिरा गांधी जो थी वो फर्स्ट वुमेन थी जिसको भारत रत्ना अवॉर्ड किया गया फ्रॉम इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी का फादर कौन है? यहाँ इंडिया में डॉक्टर होमी बाबा, डॉक्टर चिदम्बरम, डॉक्टर यू आर रॉय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। सो 32nd का आंसर रहेगा डी पार्ट, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो इंडिया के मिसाइल मैन कहलाते थे, जिन्हें मिसाइल टेक्नोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वॉल्कर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? मैंने ये चीज़ कवर करवाई है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में सारे कप्स किस किस से रिलेटेड हैं। सो क्रिकेट, फुटबॉल, फेंसिंग या गल्फ से। सो 33rd का आंसर रहेगा डी पार्ट, गल्फ से रिलेटेड है कौन सा? वॉल्कर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ये जो बुक है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखी हुई है, इसके ऑथर कौन है? सो 34 का आंसर रहेगा आपके पास दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू। सो 34 का आंसर रहेगा ए पार्ट, दैट इज दादा भाई नौरोजी ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? किसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते थे? गोविंद बाल पैंट को, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सो 35 का आंसर रहेगा डी पार्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेगी 2024 में, रेगी जो है ये हमारे पास क्रॉप जो है रेगी, किस स्टेट, कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मानी जाती है? 50-60% वहाँ से प्रोडक्शन होती है इसकी 2024 में। तो 36 का आंसर रहेगा बी पार्ट, कर्नाटका। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है जेके एसएसबी में। वन ऑफ द वेल नोन इंडियन लिबरेशन फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिन्हें बोलते थे, वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर। उन्होंने 2 न्यूज़पेपर फाउंड किए थे, या उनके नाम क्या हैं? इंग्लिश वीकली थे वो, अमृता बाजार एंड पत्रिका, मोर देन वन ऑफ द अबव, या मराठा एंड केसरी। सो 37 का आंसर रहेगा ए, मराठा एंड केसरी। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें DSPs भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस इन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब लाए गए हैं, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से? ब्रिटेन, जर्मनी, साउथ अफ्रीका या आयरलैंड से। सो 38 का आंसर रहेगा डी पार्ट, आयरलैंड से उन्होंने ये लाए थे, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ ऑथर्ड द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी है? यानी ये बुक किस क्रिकेटर ने ये ऑथर की है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी? सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव। सो 39 का आंसर रहेगा डी पार्ट, दैट इज कपिल देव, जिन्होंने सबसे पहला वर्ल्ड कप इंडिया के लिए जिताया था 1983 में। नेक्स्ट, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो इंडिया का अगर कोई बंदा प्रेसिडेंट बनेगा तो कम से कम कितने साल का वो होना चाहिए? 30 साल, 25 साल, 35 साल या 45 ईयर्स? सो मिनिमम एज उसके लिए होनी चाहिए सी पार्ट, दैट इज 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट पूछा गया है,
ऐसे क्वेश्चन भी जीके से भी बहुत बार पूछ चुका है। ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का, वो बताना है आपको। ये इंडिया का मैप है, ये वाला पॉइंट सबसे लास्ट वन ईस्ट साइड में, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी या किबिथु, दैट इज डी पार्ट किबिथु, जो कि आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, लास्ट वन ईस्टर्न स्टेट जो इंडिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी, ये सिटी किसने बिल्ड करवाई थी? 42 का आंसर क्या रहेगा? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? सो इसका रहेगा ए पार्ट अकबर ने। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। सारी ट्रिब्यूटरीज आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स की कवर करवाई हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है। तीस्ता, सियांग, टॉन, मनास, दैट इज सी। टन्स जो है ये ट्रिब्यूटरी है ही नहीं किसकी, ब्रह्मपुत्र की, बाकी सारी हैं। नेक्स्ट आपको पूछता है द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेज इज, इनमें से इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु, हिंदी, तमिल, पंजाबी? सो 44 का आंसर रहेगा सी पार्ट, तमिल जो है इंडिया की ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी पूछता है आपको यहाँ पे, यिन, यॉन, रिंगिट, रुपीज। सो 45 का रहेगा आंसर ए पार्ट, यिन। यिन जो है वो किसकी करेंसी है? जापान की। नेक्स्ट, द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ट्रिक भी बताई थी कि कैसे 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम याद कर सकते हो। इनमें से बताने हैं कौन से करेक्ट है, आपको आंसर बताना है। 46 का जो रहेगा आंसर वो, दैट इज 46 का बी पार्ट, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड यूके। ये आपके पास कौन से कंट्रीज हैं? ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं। एक हो गए जो 5 परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। आपको परमानेंट के नाम याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? जो रिसेंटली न्यूज में था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? करंट से आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिड्यूस कार्बन एमिशन को 50% कम करना, इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना फॉर प्रोड्यूसिंग, यूटिलाइजिंग ग्रीन, एक्सपोर्टिंग द ग्रीन हाइड्रोजन, इट्स डेरिवेटिव्स, to develop the electric vehicles infrastructure, to promote the use of the solar energy. So 47 का जो आंसर रहेगा that is B part, to make the India a global hub for producing, utilizing and exporting the green hydrogen, its derivatives. 48, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 आई, उसमें इंडिया की क्या रैंक है? 124, 132, 126, 144। सो 48 का आंसर रहेगा सी पार्ट, 126 इंडिया की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स में है। और सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री जो है वो फिनलैंड है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट इन इंडिया? इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 49 का, 1970s में, 1968, 83 एंड 66। सो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1966 में। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आपको सबको पता है, दैट इज MS स्वामीनाथन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एज द चेयर फॉर द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024 के अंदर जो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, उसमें कौन सा कंट्री को डिक्लेयर किया गया है कि वो चेयर करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को? इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए। सो 50 का आंसर आपके पास यहाँ पे रहेगा इंडिया, दैट इज इंडिया इस बार चेयर करने वाला है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर ईयर 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द महारानी टेम्पल एट गुलमर्ग? जो गुलमर्ग में एक टेम्पल है महारानी टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उसको किसने बनवाया था? महाराजा रंजीत सिंह, हरि सिंह, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह। सो 51 का आंसर आपके पास यहाँ पे रहेगा बी पार्ट, दैट इज महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने उस टाइम बनवाया था वो। बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, इसे एक नाम से जाना जाता है, दुक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थाजवास, काजीरंगा, नंदनी।
दैट इज बी पार्ट, थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है ये। मियां हत्तू जो गवर्न राजौरी को गवर्नर थे, जिन्होंने गवर्न किया राजौरी को 1846 से लेकर किस डेट तक वो वहाँ पे एज ए गवर्नर रहे। सो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1852, 50, 48 या 56 तक रहे वहाँ पे वो। 53 का आंसर रहेगा डी पार्ट, वो वहाँ पे 1856 तक रहे, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया जेके एसएसबी के। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज मीडोज ऑफ गोल्ड? किसको कहते हैं? किश्तवाड़, डोडा, श्रीनगर, सोनमर्ग। सो 54 का आंसर रहेगा डी पार्ट, सोनमर्ग को मीडोज ऑफ गोल्ड कहते हैं। एज पर इंदस वाटर ट्रीटी 1960 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी हुई। ऑन विच रिवर्स डज इंडिया हैव एब्सोल्यूट क्लेम? कौन से रिवर्स हैं जहाँ पे इंडिया का पूरा कंट्रोल रहेगा उन रिवर्स पे? उनके नाम याद रखना। ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको जब मैंने इसकी क्लास दी थी। इंदस, चिनाब, झेलम, रवि, बीज, सतलुज। झेलम, सतलुज, चिनाब, चिनाब, बीज, झेलम। तो कौन सा रहेगा आंसर आपको 55 का? दैट इज बी पार्ट, रवि, बीज, सतलुज, एसएसआर भी याद रखना। तो इससे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, सतलुज, रवि, बीज। नेक्स्ट, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स फ्रॉम। जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था वो कब वजूद में आया? केम इनटू फोर्स पूछा गया है। फ्रॉम 12 सितंबर 2005, 12 अक्टूबर 2005, 12 दिसंबर 2005 या 12 नवंबर 2005 से केम इनटू फोर्स आया। 56 का जो आंसर रहेगा आपके पास, दैट इज बी पार्ट, 12 अक्टूबर 2005 को ये केम इनटू फोर्स हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? के पहले चीफ मिनिस्टर, जम्मू एंड कश्मीर यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर पूछा गया है। मोहम्मद सादिक, अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मेहरचंद महाजन। सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी वो कौन है? वो हैं आपके उमर अब्दुल्ला, जो रिसेंटली बनाए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पूछ क्या रहा है, हु इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी पूछा गया है, नॉट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर यूटी। फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024-23 का जो आया रिसेंटली, उसमें रैंक जम्मू एंड कश्मीर यूटी की क्या आई है ओवरऑल? 5th, 2nd, 4th, 3rd। सो 58 का आंसर जो रहेगा डी पार्ट, दैट इज उसमें इंडिया की जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी की जो रैंक आई ओवरऑल, दैट इज 3rd रैंक। बाय व्हाट नेम डिड ह्यून सैंग, जो थे एक चाइनीज ट्रेवलर थे, वो जब कश्मीर आए उन्होंने कश्मीर को एक नाम से पुकारा। उन्होंने क्या कहा था? कैश्मीलो, कैस्पीरिया, कशिर, कश्मीर। सो 59 का आपके पास आंसर है ए पार्ट, कैशमिलो। चाइनीज वाले कैशमिलो बोलते थे। 60, हाउ मच इंस्टॉल्ड कैपेसिटी डज द किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट प्लांट जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है? जो किशन गंगा पे बनाया गया, किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, उस पर 350 मेगावाट्स, 330, 650 मेगावाट, 850। सो बी पार्ट 330 मेगावाट कैपेसिटी है उसकी, ठीक है ना। सो ये जनरल नॉलेज पोर्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आपका यहाँ से आएगा मैथमेटिकल पोर्शन एंड रीजनिंग जो होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का यहाँ पे मैथमेटिक्स से, एवरेज ऑफ द 5 पीपल्स इज 42। 5 बंदों की एवरेज 42 है। दूसरा ग्रुप जो है हमारे पास 8 पीपल्स का, उनकी एवरेज हमारे पास यहाँ पे कितनी है? वो 81 है। आपको बताना है व्हेन बोथ द ग्रुप्स मिक्स, जब दोनों ग्रुप्स को मिक्स किया जाएगा तो ओवरऑल एवरेज क्या होगी सारे पीपल्स की। तो आपको फार्मूला पता होता है, एवरेज का फार्मूला क्या होता है? एवरेज होता है हमारे पास सम बाय नंबर, ठीक है ना, यही होता है। आपको क्या करना है, एवरेज दी गई है और यहाँ पे एवरेज ऑफ 5 पीपल्स 42, एवरेज दी गई है 42, 5 पीपल नंबर दिया गया आपके पास 5, तो सम निकालने के लिए नंबर और इन दो को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास देखो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास आंसर क्या आएगा, आप खुद भी सॉल्व करो। दैट इज हमारे पास 5 इंटू 42, दैट इज 8 इंटू 81, तो वो हमारे पास 210 आएगा।
8 इंटू 81 कितना आएगा 648। ये टोटल हमारे पास क्या निकल गया सम। अब इस सम को प्लस करेंगे हम दोनों को, तो प्लस करके हमारे पास जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल से। यानी टोटल हमारे पास कितने बंदे थे 5 और 8, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 13 डिवाइडेड बाय इन दो का प्लस जो होगा वो आपको आंसर निकल जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा 61 का। सो 61 का आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट, दैट इज 66 ईयर्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इस एवरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डिटरमाइन करनी है वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास ये सारी इक्वेशन दी गई है 30% ऑफ 4200, 35% ऑफ 2400, x% ऑफ 2400, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। सो इसका आंसर रहेगा 62 का। आप पॉज करके इसको सॉल्व करो, आंसर रहेगा 62 का। आंसर आपके पास रहेगा दैट इज डी पार्ट 50 रहेगा आंसर। कैसे है मैं बता देता हूँ। 30%, मैंने आपको बोला था जब भी किसी का 10% निकालना होगा तो पॉइंट डाल दो जीरो से पहले। तो 420 इसका हो गया 10%। तो इसका 30% कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 1260। ये हो जाएगा ना 1260। इसी तरह 35% 2400 का वो कितना हो जाएगा, वो आप निकाल लोगे जितना होगा 35% 2400 का, वो हमारे पास हो जाएगा 840 प्लस 840 इज इक्वल टू x%। x% को आप मानोगे x डिवाइडेड बाय 100 मान दोगे। जब भी परसेंटेज होगा तो उसको x बाय 100 लिखते हो। कोई भी होगा 5% होगा तो डिवाइडेड बाय 100 होता है इंटू 4200। अब इसको सॉल्व करो आप, यहाँ पे आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। ये कट हो जाएगा, ये यहाँ पे 24 को यहाँ लाओगे 42 को, इनको प्लस करोगे ये, तो आपके पास यहाँ पे 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आसान है ये बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस का रेशो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारे पास दो, इनका रेशो क्या है 4:5। वहीं से दिया गया, आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है। क्या बताना है, द प्रॉफिट परसेंटेज 10%, 20%, 25%, 30%। सॉल्व करो पॉज करके और आंसर दो आप। सो कॉस्ट रेशो आपके पास है 4:5। मैं मान के चलता हूँ कॉस्ट प्राइस मानता हूँ लेट 4, सेलिंग प्राइस में मानता हूँ लेट 5। ठीक है ना, ये मान के चलता हूँ। हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंटेज वो बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर निकलेगा, मतलब प्रॉफिट किसके बराबर निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट नहीं, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है 5, कॉस्ट प्राइस कितनी है 4। तो सेल आपने 5 में किया, 4 रुपये में लाया था, तो 1 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही करोगे। प्रॉफिट कितना आया 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या थी 4 इंटू 100 करोगे। सो इनको कैंसिल करो, 4 1 जार 4, 4 25 जार। सो आंसर आपका आ जाएगा 25%, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 64। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स 2:3 एंड योर प्रोडक्ट इज 76। आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है उन दो नंबर्स में से। सो इसका आंसर क्या आएगा, पहले मैं आपको आंसर बोल देता हूँ 64 का, पास करके इस चीज़ को पहले सॉल्व करो। सो 64 का आंसर रहेगा ए पार्ट 22। 64 का आंसर रहेगा ए पार्ट 22। कैसे आया, 2x और 3x आपके पास दो नंबर से, अब पता मत 2x और 3x, ठीक है ना, ये दो नंबर से, इन दो का प्रोडक्ट किसके बराबर है 7 2 6। इसको सॉल्व करोगे वो हो जाएगा 6x² इज इक्वल टू 7 2 6। 6 वहाँ चला जाएगा, तो इसको आप क्या करोगे वहाँ पे 6 1 जार 6, 6 1 21 जार, तो x² इज इक्वल टू 121। ये रूट इस पे जाएगा तो ये बन जाएगा 11। 11 x की वैल्यू क्या निकल गई 11। अब 11 आप यहाँ पुट करो, दो नंबर्स आ जाएंगे, 11 2 ज़ा 22, एक 22 होगा, दूसरा क्या होगा 33। तो छोटा नंबर बताना है वो कौन सा है 22, आंसर रहेगा 22। चलो नेक्स्ट जाते हैं आगे। ए मैन ट्रेवल एट स्पीड, एक मैन है ट्रेवल कर रहा है स्पीड 47 किलोमीटर्स पे फॉर 5.7 आवर्स के लिए। दूसरा इंसान है वो 65 किलोमीटर्स फॉर 5.5 आवर्स। आपको एवरेज स्पीड बतानी है। देखो आप सॉल्व करो इसको, 65 का जो आंसर रहेगा वो दैट इज वो आपके पास
बी पार्ट रहेगा। अब आप सॉल्व करो कैसे आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन वही होगा। एवरेज स्पीड टोटल स्पीड जो होगी वो आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस आपके पास दी गई है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, स्पीड है 47 इंटू टाइम करोगे, स्पीड इंटू टाइम दैट इज डिस्टेंस निकलेगी ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन करना है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी 5.7, इन दो को मल्टीप्लाई करो प्लस इसी तरह से आप लोग 6.5 इंटू 5.5 और डिवाइड कर दो, जो टोटल टाइम टेकन होगा वो होगा 5.7 और 5.5, ये दो टाइम्स जो होंगे इनको प्लस करो, वो कितना आएगा, वो आएगा 11.2। फिर सॉल्व करो और आपका आंसर जो होगा 56 किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगा। ये एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है। आपको क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है यहाँ पे, ये आंसर निकालना है। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको आंसर निकालना है। कैसे करोगे, सबसे पहले बॉड मास का यूज़ करोगे, ब्रैकेट ऑफ करो, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, तो वही फार्मूला यूज़ करके आपको ये चीज़, पहले इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा, फिर उसमें माइनस करो, प्लस करो, तो आपके पास आंसर जो रहेगा वो 66 का आंसर आपके पास क्या रहेगा, वो रहेगा डी पार्ट, दैट इज़ 291 रहेगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क निकालना है, क्या इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा। तो 25% ऑफ 480, देखो 480 का चौथा हिस्सा 25% होगा, तो आधा हिस्सा कितना हो जाएगा, 50% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 240, और उससे आधा करोगे तो 25%, 120, 120 हो गया। ये चीज़ें दिमाग में करनी है, और मल्टीप्लाई कर दो, 2 डिवाइड यहाँ पे, इसको यहीं पे काट दो, 6 1 6 6 36, तो ऐसे दिमाग में कुछ चीज़ें सॉल्व करके, ताकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। सो 67 का जो आंसर रहेगा हमारे पास यहाँ पे सी पार्ट रहेगा, 239 रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, A man took the loan from the bank at a rate of 12%, दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, इंटरेस्ट आफ्टर 3 साल, टाइम दिया गया, ही पेड पे 540 इंटरेस्ट भी दिया गया, फाइंड द अमाउंट बोरोड, आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें दी गई हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो लगाओगे आप, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, आपको P निकालना है, बाकी वैल्यूज़ पुट करो, तो सॉल्व करो और आपके पास आंसर निकल आ जाएगा। सो 68 का आंसर जो रहेगा वो डी पार्ट रहेगा, 15,000, 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, आपको बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज इतना, फाइंड द हाइट, आपको हाइट ढूंढनी है। तो फार्मूला क्या है, आपको पास फार्मूला यूज़ करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। बेस दी गई है 9 और इसका एरिया दिया गया है, आपको हाइट ढूंढनी है ये। तो एरिया किसके बराबर होता है ट्रायंगल का, राइट एंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट, वैल्यूज़ पुट करो और आपका आंसर निकल जाएगा। 69 का जो आंसर रहेगा वो डी पार्ट रहेगा, नन ऑफ दीज, सॉरी नन ऑफ दीज नहीं आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखो ये क्या आएगा इसका आंसर, और 1/2, एरिया आपके पास क्या है, एरिया है 81, बेस क्या आपके पास 9, हाइट आपको निकालनी है। तो ये आप कैसे निकालोगे, डिवाइड है, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो 81 इंटू 9, 2 डिवाइडेड बाय 9 रहेगा, 9 1 ज़र 9, 9 9 ज़र 18, 9 2 ज़र 18, 18 यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सो आंसर रहेगा नन ऑफ दीज। सो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। आपको नोट ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा ये वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आप निकाल सकते हो, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सॉल्व करो और आपका आंसर 70 का जो रहेगा वो सी पार्ट रहेगा, 1.10। एक फैक्टर्स निकालने, आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है, फैक्टर्स निकालो, आसान है, ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, ऑप्शंस को सॉल्व करो और आपके अगर ये वैल्यू आ रही है तो वही आपके ऑप्शन ये होंगे, क्या नाम है, फैक्टर्स होंगे। सो 71 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ बी पार्ट। कैसे सॉल्व करो आप, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x
फिर ऐसे ही करोगे 3x माइनस 3x, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 3, 6 3 18, फिर इसको सॉल्व करो, आपको ये वैल्यू ऊपर वाली आ जाएगी। तो इसका मतलब आंसर यही है, वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस, तो वो होगी 9x प्लस 18, आ गई यही वैल्यू ऊपर वाली। सो हमारा आंसर यही है, ऐसे भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है 72 का, द एरिया ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो सर्कल का एरिया निकालना है, रेडियस आपको यहाँ पे दिया गया है 7 सेंटीमीटर, एरिया निकालने के आपको फार्मूला पता होगा। सो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। 72 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ ए पार्ट 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपको मीन निकालना है, पहले 10 इवन नंबर्स का मीन निकालना है। मीन एवरेज निकालनी है पहले 10 नंबर्स की, मीन का मतलब ये होता है एवरेज निकालनी है। तो पहले 10 इवन नंबर्स कौन से हो गए, 2 4 6 8, जितने भी आप 10 नंबर्स डिवाइड करो, जितने नंबर्स होंगे उससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। वो जितने नंबर्स आएंगे डिवाइडेड बाय 10 नंबर्स होंगे तो डिवाइड करो, 73 का आपके पास आंसर आएगा डी पार्ट 11। आपको मिसिंग टर्म बतानी है कौन सी आएगी, यहाँ पे 74 का आंसर रहेगा। मैं आंसर आपको बता देता हूँ, 74 का आंसर रहेगा हमारे पास सी पार्ट 18525। कैसे सॉल्व करोगे वो आप सॉल्व करके आपको आंसर निकल जाएगा। पॉज करके आप सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, क्या आ गया हमारे पास 9, आ गया 9। अब यही 9 यहाँ पे ले आओ, फिर से मल्टीप्लाई कर दो 4 2 के बाद 4 से, 9 4 ज़ा 36 प्लस 2 कर दो, क्या आ गया 38। यही पैटर्न फॉलो करो 38, अब 38 से 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 4 6 8, और यहाँ से प्लस करते जाओ 1 2 3, तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। लास्ट पे आपका आंसर क्या आएगा, जब आप 1852 को मल्टीप्लाई करोगे फिर आगे से प्लस करोगे, जो नंबर आ रहा होगा यहाँ से ये सीक्वेंस फॉलो करोगे। सो सी पार्ट इसका आंसर रहेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैन इज रिलेटेड टू आर्म इन द सेम वे कॉकरोच इज रिलेटेड टू। जैसे इंसान में ये होते हैं, आर्म्स होते हैं, बाजू होते हैं कुछ हरकत वरकत करने के लिए, कॉकरोच में क्या होता है, विंग्स, सीरोपोडिया, लेग्स, एंटीना। तो उसमें एंटीना होता है, डी पार्ट। इफ़ ग्यू इज कोडेड एज, अगर ग्यू का कोड ये है, बैट का कोड ये है, आपको गेट का कोड बताना है। पहले तो ढूंढो, इन्हीं में से तो नहीं मिल रहा है कोड कहीं। जी का वैल्यू क्या है, जी का कोड है हमारे पास इनमें है, जी का यहाँ पे दिया है 5, उसी में से है कोड। ए का क्या है, ए का यहाँ से मिल गया 2, 5 2 है कि, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल। मुझे आगे सॉल्व नहीं करना, मेरा आंसर सी पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 77 जो है दैट इज, इफ orange is called butter, butter is called soap, soap is called ink, ink is called honey, and honey is called orange, which of the following is used for washing clothes। देखो क्लाउड्स को वॉश करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वो हम सोप का करते हैं। कुछ बच्चे होंगे डायरेक्ट सोप को आंसर दे देंगे, वो चीज़ गलत होगी। अब सोप तो है, अब सोप को क्या बोलते हैं वो देखना होता है। सोप इज कॉल्ड इंक, सो आंसर रहेगा इंक। ऐसे क्वेश्चंस को एक बार समझ लेना, बस यही कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चंस का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 78, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर ईस्ट देन टर्न्स साउथ। देखो ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर चला वो, यहाँ से ईस्ट की तरफ, इस पॉइंट से आगे की तरफ ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, फिर टर्न साउथ एंड वॉक, फिर उसने 5 किलोमीटर वॉक किया, ठीक है ना। एंड अगेन ही टर्न्स ईस्ट, फिर से वो चल रहा था वैसे और ईस्ट की तरफ उसने टर्न किया, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ, और वॉक 2 किलोमीटर्स एंड आफ्टर दिस सी टर्न्स टू नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ की तरफ टर्न किया उसने एंड वॉक 9 किलोमीटर्स, और उसने 9 किलोमीटर्स वॉक किया, ठीक है ना। नो हाउ फॉर ही इज़ फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना है। सो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक तो 5 किलोमीटर था, ठीक है ना। आगे कितना होगा 4 किलोमीटर, ये बीच का कितना होगा 2 किलोमीटर,
ये यहाँ से यहाँ तक कितना था 1 किलोमीटर, और आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये आंसर निकाल सकते हो, ऐसी फिगर बनेगी। तो ये आपको निकालना है, ये वाला इसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये आपको पता है 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और वो फार्मूले का यूज़ करोगे और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। सो 78 का जो आंसर रहेगा दैट इज सी पार्ट 5 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, ए वॉच रीड्स 4:30 इफ ए मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन विल बी आवर हैंड पॉइंट्स की डायरेक्शन आपको बतानी है, ठीक है ना। इसका आंसर रहेगा 79 का, आप भी सॉल्व करो उसके बाद। 79 का जो आंसर रहेगा दैट इज़ बी पार्ट रहेगा, नॉर्थ ईस्ट। कैसे है ये मान के चलो, ये क्लॉक है, क्लॉक में 4:30 बजे हुए हैं, तो आवर वाली जो मिनट्स वाली जो सुई होगी वो यहाँ 30 के ऊपर होगी, और आवर्स वाली जो होगी वो 4:30 के बीच में होगी, ठीक है ना। आपको बताना है कि इफ़ मिनट हैंड्स, अगर मिनट हैंड्स वाली ईस्ट की तरफ है, ठीक है ना, तो ऊपर वाला साइड क्या होगा, वेस्ट होगा। और ये वाला साइड क्या होगा, ये तो पता नहीं है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। उसके लिए आप क्या करोगे, साइड से डायरेक्शन ड्रॉ करोगे। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है यहाँ से वेस्ट, और ये होता है यहाँ से ईस्ट, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसी को मान के चलते हैं, ये ईस्ट जो था ये नीचे आ गया, ठीक है ना। ईस्ट कहाँ की तरफ आ गया, नीचे आ गया। साउथ कहाँ की तरफ चला गया, यहाँ की तरफ। ऐसे ही मान के चलो, यहाँ पे ईस्ट यहाँ आ गया, साउथ कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो नॉर्थ कहाँ होगा, यहाँ पे। सो ये कौन सी डायरेक्शन होगी इनके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ये नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर रहेगा नॉर्थ ईस्ट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। 80th क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन द कैरेट। कैरेट वर्ड के अंदर कितने लेटर्स हैं, जो एज मनी एज देम इन द देम इन वर्ड्स एज अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश में होते हैं सेम। मैंने आपको इसका ट्रिक भी बताई थी, मतलब कैसे ये सॉल्व किया जाता है। CARROT, कैरेट के अंदर कितने लेटर्स होंगे। सो 80 का आंसर जो रहेगा वो ए पार्ट रहेगा 1। देखो पहले स्टार्ट करो सी से, सी सी CDEFGH, कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। ए के पीछे देखो, AB नहीं हो सकता है। आगे चलो, ABCDE नहीं हो सकता, कैंसिल। ROT नहीं हो सकता है। अब फिर से और देखो, कोई ऐसा वर्ड तो नहीं बन रहा है। और यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखो RST नहीं हो सकता है। ये वाला RST, आगे टी आ गया, दैट मीन्स एक ही हमारे पास अल्फ़ाबेट आता है और कोई यहाँ पे नहीं है। सो आंसर रहेगा 1। सो उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में, हाउ मेनी टीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस में, कितने टीज हैं जिसके पीछे इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय द P एंड बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द S। ऐसे टी बताने हैं, उसके पीछे P है लेकिन आगे S नहीं होना चाहिए। बस ये पैटर्न देखना है आपको, किस जब PT कहाँ पे है। सो ये आपको बताने हैं, इस पूरे वर्ड्स में देखना है। जैसे आपके पास ये है, ये वाला एक वर्ड है PT, आगे S मत, आगे M है, एक ही हो गया। ऐसे ही ढूंढने पूरे में। सो 81 का जो आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज़ D, मोर देन 3, नहीं सॉरी, वहाँ पे 3 है, वो आपको ढूंढने कौन कौन से हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे क्वेश्चन, रैंक पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे संजीव रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, टॉप से उसकी रैंक 7वीं है, और 28th फ्रॉम द बॉटम, नीचे से वो 28th पे है क्लास में। आपको कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मैंने आपको रैंक पे जो भी बोला को क्वेश्चन, रैंक फ्रॉम द लेफ्ट, रैंक फ्रॉम द राइट, रैंक फ्रॉम द टॉप, रैंक फ्रॉम द बॉटम, इन दो को प्लस कर लो, बीच में -1 कर लो, आपको टोटल स्टूडेंट निकल जाएंगे। 7 और 28 कितने होते हैं हमारे पास, 35। 35 में 1 को माइनस कर दो, आपके पास 34 बचे, आंसर रहेगा 34। नेक्स्ट, मोहेश इंट्रोड्यूस्ड गर्ल टू हिज फ्रेंड। मोहेश जो है उसने एक इंट्रोड्यूस की, एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराया टू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ। ये एक लड़की है, इसको मोहेश ने इंट्रोड्यूस किया अपने फ्रेंड के साथ। कहा, बोलता है उसको दैट सेज दिस इज़ द डॉटर, ये जो है ये कौन है, ये लड़की जो है ये डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर सन, मेरे जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर कौन हुआ, जो इसका बाप का बाप होगा, ग्रैंडफादर सन की ये क्या है, बेटी है। दैट मीन्स वो गर्ल महेश की क्या लगती होगी, वो तो उसकी क्या लगेगी, बहन लगेगी ना। तो उसके बाप की वो बेटी होगी, तो महेश की क्या लगेगी, महेश की बहन लगेगी। सो 83 का आंसर रहेगा यहाँ पे डी पार्ट सिस्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है ये।
यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन है। ऑल हॉर्सेज आर डंकी, जितने भी हॉर्सेज हैं वो सारे डंकी हैं। ऑल डंकीज आर एलिफेंट, अब डंकी जितने भी हैं वो सारे एलिफेंट्स हैं, ठीक है ना। सम एलिफेंट्स और डॉग, कुछ एलिफेंट्स ही डॉग हैं, बाकी नहीं। सम एलिफेंट्स और डॉग, अब देखो ऑल हॉर्सेज आर एलिफेंट, क्या सारे हॉर्सेज एलिफेंट हैं? ऑल हॉर्सेज आर एलिफेंट, हाँ ये सारे हॉर्सेज एलिफेंट के अंदर आ जाते हैं, पहली वाली तो ठीक है। ऑल डंकीज आर डॉग, सारे डंकी डॉग हैं? नहीं, ये तो गलत है ये स्टेटमेंट। ये सारे कहाँ है? अगर बीच में होता तो सारे होते, ये तो डायग्राम को फॉलो ही नहीं करता। सो ओनली वन स्टेटमेंट ट्रू है। सो हमारे पास 84 का आंसर रहेगा। 84 का आपके पास आंसर रहेगा, दैट इज ए पार्ट, ओनली वन कंक्लूजन को ही फॉलो करता है ये। लेटर सीरीज पे क्वेश्चन आपके पास दी गई, आपको नेक्स्ट बताना है कौन है, पी टी एक्स बी, नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास। सो आंसर आपको ढूंढने, जब आपने लेटर सीरीज पढ़ी होगी। सो 85 का जो आंसर रहेगा दैट इज डी पार्ट, एफ एल क्यों आएगा, क्यों आएगा। पी क्या होता है, पी का नंबर क्या होता है, पी क्यू, आर 18 होता है, क्यू क्या होता है 17, पी 16 होता है, टी क्या होता है 20, एक्स क्या होता है 24, प्लस 4 हो रहा है, पी क्या होता है 2, क्योंकि एक्स के बाद आता है बी, फिर से दोबारा शुरू हो जाता है, फिर प्लस बी के साथ 4 करेंगे तो 6, तो एफ आएगा। ऐसे ही आपको पैटर्न देखना है, तो आपका आंसर रहेगा जो एफ एल क्यू है, वो आप देख सकते हो बाद में। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन से, डाइडैश इज नॉट ए सर्च इंजन, इनमें से सर्च इंजन कौन सा नहीं है, गूगल, यैंडिक्स, जीमेल, बिंग। सो सी पार्ट जो आपके पास है, जीमेल इज नॉट ए सर्च इंजन। डाइजेस्ट ऑप्शन हेल्प्स यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल, कुछ ऐसी ईमेल्स होती हैं जो भेजी नहीं गई होती हैं आपके पास, उनको आप सेव रखते हो विदाउट सेंडिंग, किसके अंदर सेव रख सकते हो, सेव एज ड्राफ्ट, इनबॉक्स, सेंट, एटम, थ्रैश, उन्हें आप सेव एज ड्राफ्ट में रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सिंपल सा क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं, ए पार्ट सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, के ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करता है। सो 89 का जो आंसर रहेगा दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस वर्ड जो हमारे पास एम एस वर्ड है वो क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या इनपुट डिवाइस है। सो 90 का जो आंसर रहेगा सी पार्ट, इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस, आपको इन चार में बताना है पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी नहीं है। देखो माउस आपका क्या होता है पॉइंटिंग, जॉयस्टिक क्या होती है जिससे गेमिंग वगैरह खेलती है वो भी जॉय पॉइंटिंग, लाइट पेन क्या होता है ये भी पॉइंटिंग डिवाइस, तो डी पार्ट डिजिटाइजर जो होता है इट्स नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपको बताना है इनमें से कौन सी ओनली इनपुट डिवाइसेस हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, बोथ है बी एंड सी। देखो मॉनिटर आ गया तो ये हमारे पास नहीं हो सकता है, कीबोर्ड जॉयस्टिक ये है, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन ये भी है। सो बी एंड सी हमारा आंसर रहेगा। इनमें से बताना है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, जावा, सी, पाइथन, लिनक्स, सी प्लस है, यहाँ पे हैश नहीं है, यहाँ पे देख लें, सी प्लस, पाइथन, लिनक्स। सो 93 का आंसर रहेगा आपके पास डी पार्ट, लिनक्स। लिनक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है, इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे पास, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। सो हमारे पास डी पार्ट रहेगा आंसर। 94 के क्वेश्चन का, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट से किसी फाइल को आप डाउन लाते हो यूजिंग कंप्यूटर से, उसे क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, FTP, JPEG, दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। कोई भी चीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करते हो दैट्स कॉल्ड डाउनलोडिंग। आपको कोबाल का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, मैंने पहले भी बोला एक दो फुल फॉर्म्स आपके पूछे जाएंगे वहाँ पे, एब्रीवेशंस। कोबाल क्या होता है। सो 95 का आंसर रहेगा डी पार्ट, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर की थी उसमें क्या चीज़ इस्तेमाल की गई थी, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VLSI टेक्निक। सो 96 का आंसर रहेगा डी पार्ट, ICs का इस्तेमाल किया गया था उसमें। कभी भी कोई फंक्शन
हेल्प के लिए आप किस की को प्रेस करते हो कंप्यूटर पे? F1, F2, F4, F3। तो 97 का आएगा F1। इनमें से बताना है, 4 कीज़ आपको दी गई हैं, आपको बोलना है टोगल की कौन सी है। मैंने सारा कुछ पढ़ाया हुआ आपको यहाँ पे। टोगल की क्या है? ऑल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल, कैप्स लॉक। सो 98 का आएगा कैप्स लॉक, जो होती है जिससे आप अल्फ़ाबेट्स को चेंज करते हो, कभी कैपिटल लिखते हो, कभी स्मॉल लिखते हो, तो कैप्स लॉक को प्रेस करते हो, दैट इज टोगल की। सो 99 क्वेश्चन आपको है। कंट्रोल बी का हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड के अंदर, तो उससे क्या होता है? इट कन्वर्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट को लार्जर साइज करने के लिए, लाइन ब्रेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स में, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए। देखो कंट्रोल बी से हम टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस मॉक टेस्ट, दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू पुट इनटू कंप्यूटर। जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हो वो क्या होता है? फैक्ट, डेटा, फाइल्स, डायरेक्टरी। सो 100 का आएगा बी पार्ट, दैट इज डेटा। तो जिस बच्चे ने भी ये पूरा मॉक टेस्ट किया वो अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करेगा, और उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे इस मॉक टेस्ट को, और इसका जो कट ऑफ जो होगा वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे कि अगर ऐसा पेपर आएगा तो आपका कट ऑफ कितना रहेगा। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।